हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10 और अमेजिंग क्वेश्चंस ऐड करने जा रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे तजुर्बे में मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक का पूरा रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये सिर्फ अकेला वीडियो नहीं है, ऐसे हमारे पास हम टोटल 60 क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपलोड करेंगे बच्चों। तो ये उसका पहला वीडियो है और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बाद में करा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरा 60 क्वेश्चंस का प्लान है बच्चों। क्या है आज के क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, a vertical electric field of the magnitude 4.9 into 10 to the power 5 Newton per coulomb just prevent a water droplet of mass 0.1 gram from falling. The value charge, the value of the charge, यहाँ पर लिख लेना बच्चों, the value of the charge on the droplet will be. So बच्चों ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे बच्चों एक m मास की ड्रॉपलेट है जिसका नीचे की तरफ बच्चों mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। m इंटू जी के बराबर लग रहा होगा। इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो बच्चों m जो है 0.1 ग्राम है, मतलब 10⁻⁻⁴ किलोग्राम, और g की वैल्यू बच्चों 9.8 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इन्होंने ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इसको कुछ चार्ज दे रखा होगा q, तो यहाँ पे बच्चों q इंटू ई के बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ। ये बच्चों इस पर नेट फोर्स जीरो है, एफ नेट इस पे जीरो है, तो q इंटू ई जो होगा ना बच्चों वो m इंटू जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। q इंटू ई एम जी के बराबर आना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। तो q की वैल्यू बच्चों m जो कि 10⁻⁻⁴ इंटू 9.8 है, और इसकी वैल्यू बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बच्चों वो हमारे पास दे रखी है इन्होंने 4.9 इंटू 10⁵ के बराबर। तो q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम के बराबर। लो जी, तो 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ए एंड बी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। दो स्फीयर है बच्चों 5 mm और 10 mm के, 2 सेंटीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है। द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए एंड बी विल बी। आप लोगों को बच्चों ये पता है कि दो कंडक्टर को आप जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, देखना बच्चों जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जब सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। इसकी रेडियस बच्चों मैं आर मान ले रहा हूँ, इसकी रेडियस बच्चों मैं कैपिटल आर मान ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों की रेडियस बच्चों इस तरीके से मैंने इसकी आर मान ली और इसकी बच्चों मैंने कैपिटल आर के बराबर मान ली। इन दोनों स्फीयर्स को बच्चों मैंने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से ना, इस तरीके से बच्चों मैंने इन दोनों स्फीयर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि दो कंडक्टर को जब आप एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो तो उनका पोटेंशियल बराबर हो जाता है, मतलब जो V1 है वो बच्चों V2 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। यही तो होता है। मान लो इस पे Q1 चार्ज है बच्चों, इस पे Q2 चार्ज है, तो K Q1 डिवाइडेड बाई R ये बराबर होगा बच्चों K Q2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R के, ठीक है। अच्छा, वैसे तो बच्चों देखो ये जो दोनों का जो साइज है ना, जैसे इसका करीब करीब 1 सेंटीमीटर है और इसका साइज बच्चों 0.5 सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ना 2 सेंटीमीटर दिया है। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसे 2 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा चार्ज देना चाहिए था इनको ना। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि हम जब इसका पोटेंशियल लिख रहे हैं ना, तो हम सिर्फ इसी के चार्ज का पोटेंशियल लिख रहे हैं। जब हम इसका पोटेंशियल लिख रहे हैं तो हम इसी का चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा होगा और इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा होगा, और ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को अफेक्ट भी कर रहे होंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं रहेगा। लेकिन अब ये जेई मेन वाले ना बच्चों कई बार इस तरीके की चीजों पर ध्यान नहीं देते, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यही मानेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पे कोई चार्ज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है और न यहाँ पे कोई पोटेंशियल आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कंसिडर करके चलेंगे हम, इसका खुद का पोटेंशियल और इसका खुद का पोटेंशियल लेके चलेंगे। अब इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना पहले वाले के पे और दूसरे वाले के पे जो आएगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा बच्चों K Q1 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, K Q2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R का स्क्वायर, यही आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखो, देखो बच्चों K Q1 डिवाइडेड बाई स्मॉल r अलग कर लेना, K Q2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R अलग कर लेना, एक कैपिटल R को ऊपर ले जाना, स्मॉल r को नीचे ले आना। देखो बच्चों ये तो सेम है पोटेंशियल, K Q1 बाई R इक्वल टू K Q2 बाई R2 के बराबर था, ये बच्चों 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 2:1 के बराबर हमारे पास आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हम बता पाएंगे। ये ऐसे ही करने होते हैं, जब दो कंडक्टर को आप कनेक्ट कर देते हो ना बच्चों, तो दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक
दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है, पोटेंशियल सेम होता है, दोनों का चार्ज सेम नहीं होता, पोटेंशियल। तो जब ये चार्ज का फ्लो हो रहा होता है ना बच्चों, अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों कंडक्टर के बीच में, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा, और जो चार्ज का फ्लो है ना बच्चों, उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ना बच्चों, वो घटती है और वो हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो जाती है। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आगे जाके ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड वाला। 3 point charges of magnitude 5 microcoulomb, 0.16 microcoulomb and 0.3 microcoulomb are located at the vertices of a right angle triangle whose sides are AB 3 के बराबर दे रखी है, BC 3√3 के 2 के बराबर दे रखी है, CA बच्चों 3 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, ठीक है। एंड पॉइंट ए इज द राइट एंगल कॉर्नर, ए वाला, ठीक है, ये समझ में आ गया। चार्ज एट ए एक्सपीरियंसेस दिस न्यूटन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ज्यादातर जो इसके क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, वो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ना। ये बच्चों 3 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये ए वाला पॉइंट हो गया बच्चों, यहाँ पे बी मान लेना और ये वाला सी मान लेना, तो ये बच्चों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए पे जो चार्ज है बच्चों 5 माइक्रोकूलम के बराबर है, बी वाले पे जो चार्ज है बच्चों दैट इज 0.16 माइक्रोकूलम, और सी वाले पे जो चार्ज है बच्चों दैट इज 0.3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इन्होंने ए वाले पे लगने वाला फोर्स पूछा है, तो ए पे बच्चों उसकी वजह से एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, है ना। इस वाले फोर्स को मैं F1 बोल दे रहा हूँ, इस वाले को बच्चों मैं F2 बोल दे रहा हूँ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो F1 जो आएगा ना बच्चों, F1 वो आएगा बच्चों K, जो कि 9 × 10⁹ के बराबर होगा, Q1 × Q2, तो 16×80 जो कि 0.8 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। F2 जो आएगा ना, अच्छा इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, तो बच्चों यहाँ से 9 आएगा, वो तो 9 से 9 कट जाएगा, 10⁻⁻4 आ रहा होगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा, 8 × 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। इतना के Q1 Q2 अपॉन, अच्छा एक और चीज गलती कर दी मैंने ना, Q1 × Q2 की वैल्यू जो होगी ना, वो 10⁻⁻12 और आएगी, इंटू 10⁻12। F1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 8 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। F1 की वैल्यू 8 न्यूटन होगी। F2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 9, ये K की वैल्यू रख रहा हूँ, 9 × 10⁻9, Q1 × Q2 15 0.15 इंटू 10⁻⁻12 माइक्रोकूलम में दे रखे ना चार्ज, दैट डिवाइड बाई 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, देखो जब F2 की वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा ना, तो 9 तो काट दूंगा मैं यहाँ से 4 ऊपर जाएगा, 9 × 4 = 13, ठीक है। और ये 1.5 होगा, ये ऐसे नहीं होगा बच्चों, ये होगा 5 × 15 ना, ये 1.5 होगा, तो मेरे ख्याल से 15 न्यूटन के करीब आ जाएगा, 15 न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स जो आएगा ना बच्चों इस वाले पे, वो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आएगा, तो 64 प्लस का 225, ये इसकी नेट वैल्यू बच्चों 17 न्यूटन के बराबर आ रही होगी। दो फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे होंगे, ठीक है। एक 8 न्यूटन का और एक 15 न्यूटन का, तो रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, हमारे पास बच्चों 17 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, two identical positive charges capital Q each are fixed at a distance 2a apart from each other. Another point charge Q0 with mass m is placed at the midpoint between the two fixed charges. ठीक है भाई। For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge Q execute as such the time period of the oscillation of the charge Q will be. तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे पहले डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर्ली ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल Q, यहाँ पे एक चार्ज है बच्चों कैपिटल Q, और यहाँ पे एक चार्ज है जिसका स्मॉल Q0 चार्ज है बच्चों, मास m है और मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, दैट इज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, वो हमें 2a के बराबर दे रखा है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस 2a के बराबर दे रखा है, और ये बच्चों बीचों बीच में हो गया। अब ये तो दोनों फिक्स्ड है ये वाले, आप इसको डिस्प्लेस करा दे रहे हो बच्चों ना, इधर की तरफ x डिस्प्लेस करा दिया। अब इसमें जो फोर्सेस लग रहे होंगे ना बच्चों, किस किस के लग रहे होंगे, पहले तो ये देख लेते हैं फोर्सेस ना।
एक तो ये वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला बच्चों इधर की तरफ लगा रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन मैं इधर की तरफ मान ले रहा हूँ, जिधर डिस्प्लेस कराया ना उधर की तरफ मैं एक्सेलरेशन मान ले रहा हूँ। तो इधर की तरफ किसका फोर्स है? इस वाले का। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे, इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा ना, एफ नेट जो लग रहा होगा बच्चों ना, उसको लिखूंगा मैं के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला होगा बच्चों इस वाले का, माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा बच्चों इस वाले का। जब आप इनको जब सॉल्व करोगे ना बच्चों, नेट फोर्स को लिख देना एम इंटू ए के बराबर। तो एम इंटू ए जो आएगा ना बच्चों, के क्यू इंटू क्यू नॉट, दिस स्क्वायर माइनस का दिस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax। ठीक है, ये बन गया हमारे पास, दैट डिवाइडेड बाई, कलर चेंज कर देते हैं इसका ना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 2। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये तो एडवांस लेवल क्वेश्चन है। यस, दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये बच्चों कट जाएगा, देखो ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से काट दिया अपन ने। अच्छा, एक्स जो है ना बच्चों बहुत छोटा है किसके सामने। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एक्सेलरेशन को ए डैश से रिप्रेजेंट करना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस भी दे रखी है ना बच्चों, वो 2a दे रखी है ना, मान लो ए से बहुत छोटा है एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज को ना। तो आप नीचे जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको ए की पावर 4 लिख देना। तो ए डैश जो आएगा ना बच्चों, वो के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम, ऊपर आ जाएगा बच्चों 4ax डिवाइड बाई दिस, तो 4x डिवाइड बाई ए की पावर 3। ठीक है, और ये माइनस का आएगा। तो एक्सेलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अच्छा के को बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना। तो ये आ जाएगा देखो क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्यू इंटू क्यू नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए की पावर 3। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास ए डैश का वैल्यू। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट के अंदर, ये ओमेगा स्क्वायर का काम करता है ये वाला, तो पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए का क्यूब डिवाइड बाई क्यू इंटू क्यू नॉट। ठीक है, चाहो तो आप 2 को अंदर भेज देना बच्चों, पाई को भी अंदर भेज देना, तो अंदर हो जाएगा 4 पाई की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट एम ए की। ए वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये बच्चों अच्छा रिवीजन हो गया इसका, इस वाले कॉन्सेप्ट का अच्छा रिवीजन हो गया। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने देखा है यहाँ पे रिवीजन हो जाता है आप लोगों का ना, बढ़िया से रिवीजन हो जाता है। करते जाओ बच्चों, ये ए वाला ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ना इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो कूलॉम पर मीटर क्यूब। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस x is equal to 2 epsilon naught divided by rho meter from its axis is। सो आपको बच्चों ये पता है कि इसमें एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर वाले पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, सॉलिड सिलेंडर को जो अंदर वाला चार्ज होता है ना बच्चों, उसको कंप्रेस करके एक वायर बना लेते हैं। अंदर वाला चार्ज है ना, इसको कंप्रेस करके क्या कर लेते हैं हम, वायर बना लेते हैं इसको ना। तो मान लो एल लेंथ को हमने कंप्रेस किया, तो एल लेंथ का वायर मिलेगा। अच्छा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों, इस वाले चार्ज की वजह से नहीं होगा, जो बाहर बाहर वाला चार्ज है ना, ये वाला जो रीजन होगा इसके चारों तरफ से ना, ये वाला, इसकी वजह से नहीं होगा। सिर्फ बीच अंदर वाले ये जो येलो वाला सिलेंडर बना है ना, सिर्फ उसके चार्ज की वजह से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम करते क्या है कि हम इस वाले पार्ट को उड़ा देते हैं, बाहर वाले को, बस ये अंदर अंदर वाला जो भी रेडियस है ना, आर रेडियस, मतलब जैसे एक्स है, तो इस एक्स रेडियस का जो ये एक्स रेडियस का जो सिलेंडर बनेगा ना अंदर, उसको कंप्रेस करके एक वायर बना दो। ठीक है, और उस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स जो आएगा ना बच्चों, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर लैम्डा कहाँ है, यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो लैम्डा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों आप एक काम करना, एल लेंथ को जब आप कंप्रेस करोगे, एल लेंथ का जो सिलेंडर है उसको जब तुम कंप्रेस करोगे, तो एल लेंथ का वायर बनेगा। तो एल लेंथ का जो वायर होगा उसका चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल के बराबर। और ये चार्ज बच्चों किसके बराबर होगा, जो सिलेंडर जिसको तुमने कंप्रेस किया उसके चार्ज के बराबर। तो सिलेंडर का डेंसिटी बच्चों रो पाई एक्स का स्क्वायर दैट इनटू एल, यही होगा ना वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम ये होगा, एल लेंथ के सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, एल से बच्चों एल काट देना, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रो पाई एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स एक्सिस जो आ जाएगा ना बच्चों, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट,
लैम्डा आ जाएगा बच्चों हमारे पास रो पाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स काट देना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सेस जो आ जाएगा ना रो एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है, रो एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है। अब रो की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स जो आएगा ना, सॉरी एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रो 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 के बराबर। तो ये ऑप्शन बच्चों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जिस पॉइंट में वैल्यू पूछी ना हमें उसकी डिस्टेंस दे रखी है उन्होंने ना एक्सिस से, तो सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो रो एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों इसके अंदर, और इस तरीके से हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। वैसे बच्चों को ये फॉर्मूला भी याद रहता है कई बार ना, रो एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है अंदर ना सिलेंडर के अंदर, सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है रो एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2। ये बच्चों रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। तो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज को आप दो चार्जेस में डिवाइड करना चाहते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज द कांस्टेंट। तो आपने 4 माइक्रोकूलम से एक Q1 चार्ज बनाया, मतलब एक Q बनाया, और दूसरा बनेगा बच्चों 4 माइनस का Q के बराबर। हाँ भाई, 4 माइक्रोकूलम माइनस का Q के बराबर बनेगा दूसरा चार्ज, ठीक है। दो चार्ज हो गए, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कांस्टेंट, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r के बराबर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिवाइडेड चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो जो इस पर फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों वो मैक्सिमम लगे इनके बीच में ना, तो आपको ये बताना है कि चार्ज की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू कितनी होगी, ये करना है। तो पहले तो बच्चों एक काम करो कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ना उसको लिखो, वो होगा बच्चों के क्यू इंटू 4 माइनस का Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर, यही होगा फोर्स, है ना। फोर्स होगा बच्चों के क्यू इंटू 4 माइनस का Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। अब हम इसको क्या करेंगे, डी एफ डिवाइड बाई डी आर 0 के बराबर कर देंगे, सॉरी डी एफ डिवाइड बाई डी क्यू, क्योंकि देखो ये जो फोर्स आया ना ये फंक्शन ऑफ चार्ज आया, क्यू पे डिपेंड कर रहा है, आर तो कांस्टेंट है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो डी एफ डिवाइड बाई डी क्यू हम क्या कर देंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगा देंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना बच्चों, तो के अपॉन आर स्क्वायर जो कांस्टेंट है उसको तो अलग कर लेना, 4Q का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों 4, और Q स्क्वायर का आ जाएगा 2Q, और ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से बच्चों Q की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। तो 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम दोनों को बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 माइक्रोकूलम को 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम में डिवाइड कर देना, आधा आधा मतलब ना। An alpha particle and the proton are accelerated from rest through the same potential difference. The ratio of their linear momenta acquired by the above two particle will be, ठीक है। रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों आप लोगों को बताना है, दोनों को बच्चों आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों के जो काइनेटिक एनर्जी आती है ना वो Q डेल्टा V के बराबर आती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और मोमेंटम जो आता है ना बच्चों, वो लीनियर मोमेंटम जो आता है बच्चों वो रूट के अंदर 2m इंटू के बराबर आता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम रूट के अंदर 2m इंटू के बराबर आता है। तो P1 डिवाइडेड बाई P2 जो आएगा ना वो रूट के अंदर 2m1 K1 डिवाइड बाई 2m2 K2 के बराबर आ जाएगा, है ना। इसको पुट कर दो बच्चों, m1 की वैल्यू, अल्फा पार्टिकल के लिए मास होता है 4m के बराबर, अगर आप प्रोटॉन का मास m ले रहे हो तो, ठीक है। काइनेट उसका चार्ज कितना होता है प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का, 2e के बराबर, तो 2e, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बच्चों सेम है v एक्सेलरेटिंग, डिवाइडेड बाई दूसरे वाले का मास, प्रोटॉन का मास m होगा, चार्ज बच्चों e के बराबर होगा, इंटू v एक्सेलरेटिंग तो सेम है। तो मोमेंटम डिवाइडेड बाई P1 डिवाइडेड बाई P2 जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास, वो हमारे पास रूट के अंदर 8 के बराबर आ जाएगा, मतलब 2√2 ⁻1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो मोमेंटम रूट के अंदर 2m के फॉर्मूला लगाना है, और काइनेटिक एनर्जी जो आती है Q चार्ज को डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो Q डेल्टा V के बराबर आता है। Two identical metallic sphere A and B when placed in at a certain distance in air
रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F। तो ये कह रहा है बच्चों कि दो दो स्फीयर हैं आइडेंटिकल, और जब आप उनको एयर में रखते हो दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F, ठीक है। F फोर्स से बच्चों ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? ओके। तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, और एक फोर्स बच्चों इस पर लग रहा होगा इधर की तरफ, ठीक है। तो ये F के बराबर हो गया, ये F के बराबर हो गया। अच्छा, दोनों के चार्ज बोले कि आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है A and B when placed at a certain distance in air repel each other with a force F. Another identical charge sphere C first placed in the contact with A and then in contact with B and finally placed at the midpoint between the sphere A and B, then the force experienced by the C will be. अब ये तीसरा स्फीयर लेके आए बच्चों ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इन्होंने आइडेंटिकल बोला है ना, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज, तो ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर जो बोला है ना बच्चों, दोनों पे चार्ज हमें फिर सेम कंसीडर कर लेना चाहिए। इस पे Q और इस पे Q चार्ज रहा होगा। सपोज करो पहले ना, जब आपने इसके साथ इसको कनेक्ट किया तो इसका चार्ज बच्चों हो गया होगा Q/2 के बराबर, और इस पे आ गया होगा Q/2 के बराबर। जब आप इसको इससे कनेक्ट करोगे, ठीक है, इस पे चार्ज हो गया बच्चों Q/2 के बराबर, और Q/2 चार्ज लेके जब इधर जाएगा तो टोटल चार्ज हो जाएगा 3Q/2, और उसका आधा आधा दोनों पे आ जाएगा। तब आइडेंटिकल स्फीयर को जब तुम कनेक्ट करते हो ना, तो चार्ज टोटल चार्ज का आधा आधा आ जाता है। तो इस पर 3Q/4 चार्ज आ गया होगा, इस पर भी 3Q/4 चार्ज आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे Q/2 बचेगा। अब इस वाले पे जो फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों, तीसरे वाले पे, इस पे C वाले पे, एक इसकी वजह से रिपल्सिव और इसकी वजह से रिपल्सिव लग रहा होगा। आप बोलोगे सर आपने दोनों का पहले वाला चार्ज सेम क्यों ले लिया, और कोई कंडीशन मेरे को मिली नहीं ना यहाँ पे, मुझे यही सेम कंसिडर करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो मुझे वो फालतू का वेरिएबल नहीं बनाना चाहता मैं ना, फिर नहीं हो पाएगा ये सॉल्व ना। हमें F की वैल्यू जो दे रखी थी ना बच्चों, वो KQ² डिवाइडेड बाई R² दे रखी थी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R था, और दोनों पे पहले QQ चार्ज थे, तो ये था F। अब इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे ना बच्चों, थर्ड वाले चार्ज पे, एक तो इधर की तरफ लग रहा होगा इन दोनों का, तो 3KQ² डिवाइडेड बाई 8R/2 का स्क्वायर, तो ये लग रहा होगा बच्चों 3/2 KQ² डिवाइडेड बाई R²। आप बोलोगे सर आपने R/2 क्यों लिखा है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस तो R/2 होगा ना, ये वाला डिस्टेंस जो है, तो ये वाला लिख दिया। एक जो बच्चों इधर की तरफ लग रहा होगा, इसके और इसके बीच में, वो होगा 9 डिवाइडेड बाई 16 KQ² डिवाइड बाई R/2 का स्क्वायर। ये हो गए बच्चों दो फोर्स, ठीक है। तो जो नेट फोर्स आएगा ना बच्चों C वाले पे, वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो एक काम करना, यहाँ 9/4 बन जाएगा, तो 3/2 KQ² डिवाइड बाई R² माइनस 9/4 KQ² डिवाइड बाई R², ये बराबर हो जाएगा बच्चों 3KQ² डिवाइडेड बाई 4R² के बराबर। तो वैल्यू अगर तुम देखोगे ना इसकी, मतलब रिजल्टेंट इसका जो है ना इधर की तरफ आ रहा होगा, नेगेटिव का मतलब रिजल्टेंट इधर की तरफ आ रहा होगा। इस वाला ये बड़ा नहीं होगा, ये वाला बड़ा नहीं होगा, ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो वैल्यू देखोगे तो 3F/4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। C वाले पे जो फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों, वो 3F/4 के बराबर लग रहा होगा, ठीक है। 3F/4 के बराबर फोर्स लग रहा होगा बच्चों, B वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कवर कर लिया हमने ना यहाँ पे। अगले पे आ जाओ बच्चों, अगले वाले पे। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 6 मीटर इज 2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना। द नंबर ऑफ द लाइन फोर्स पर यूनिट एरिया कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। आपको पता है बच्चों, जैसे एक ये मान लीजिए एक स्फीयर हो गया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया बोला है इन्होंने ना। तो नंबर ऑफ लाइंस का होता है बच्चों फ्लक्स, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर टोटल चार्ज Q है, तो टोटल जो फ्लक्स होगा बच्चों वो Q डिवाइडेड बाई ε0 के बराबर होता है। पर यूनिट एरिया मतलब 4πr² से डिवाइड कर दो, 4πr² से बच्चों इसको डिवाइड कर दो। देखो यहां से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो ऐसे निकल रहा होगा। 4πr² एरिया में कितना फ्लक्स निकल रहा होगा बच्चों, Q डिवाइड बाई ε0 के बराबर। गॉस लॉ लगा दो, तो पर यूनिट एरिया कितना आ रहा होगा बच्चों, तो जो फ्लक्स टोटल आ रहा है उसको 1/4πr² से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा बच्चों KQ डिवाइडेड बाई R² के बराबर। इतना बच्चों फ्लक्स पर यूनिट एरिया आ रहा होगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो बच्चों, K तो वो 9 × 10⁻9 हो जाता है,
क्यू की वैल्यू बच्चों उन्होंने दे रखी है, क्यू की वैल्यू बच्चों डेंसिटी जो कि 2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
सेंटीमीटर की हो तो 10⁻⁻⁶ और आएगा नीचे ना। ठीक है, के क्यू, रेडियस इतनी दे रखी है तो 4/3 पाई आर का क्यूब। ये क्या लिखा है मैंने, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी हो गई, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है बच्चों, 6 के बराबर, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, इससे एक बात तो इसको काट देना, ये कट जाएगा। ओके, बड़ा गंदा गंदा सजाएगा यार ये तो, कोई ना। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 को 2 टाइम्स, इसको काटा हमने, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कट जाएगा, 4 चौक 16, 144 पाई इंटू 10⁻⁹ है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा, 10⁹ कूलॉम। अब पाई की वैल्यू क्या मैं 22/7 रख दूं या 3 के करीब रख दूं, और 15×45 कुछ 450 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलॉम, जो भी उसने दे रखी ना, तो 45 इंटू समथिंग आ रहा होगा बच्चों। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाना चाहिए। लो जी, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम समझे बच्चों, इसमें गॉस थ्योरम लगाई मैंने कहा कि टोटल फ्लक्स जो होगा सरफेस से जो निकल रहा होगा वो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। फ्लक्स जो है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो उन्होंने बोला है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितना निकल रहा होगा, तो मैंने टोटल एरिया से 4πr² से डिवाइड कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों ना, ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन आया था। A spherically symmetric charge distribution is considered with a charge density varying as this। देखो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी r के साथ वेरी कर रही है, बहुत गंदी वाली वेरी कर रही है, और ये जेई मेन का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, where r is less than capital R is the distance from the center O, the as the electric field at the point P will be। इस वाले P वाले पॉइंट पे बच्चों इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। आपको ये पता है बच्चों, अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई ρr/3 वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा रहा है, वो नहीं लगेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट पे जब बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, E एट इनसाइड पॉइंट जो आता है ना बच्चों, वो के क्यू इन डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर आता है। मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा ना वो वाला, क्यू इन जो आएगा ना बच्चों वो आता है इंटीग्रेशन करके। तो पहले यहाँ पे रो आएगा, रो दे रखा है यहाँ पे ρ0 3/4 माइनस का r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। ठीक है, रो 4 पाई r का स्क्वायर इंटू डी आर। शेल कंसिडर करेंगे एक r रेडियस की, है ना, और हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो शेल कंसिडर करो ना अंदर, वो बच्चों x रेडियस की कंसिडर करना। ठीक है, जो आप ये शेल कंसिडर कर रहे हो ना अंदर वाली, ये x रेडियस की कंसिडर करना। ठीक है, ये x रेडियस की हो गई, ये x रेडियस की कंसिडर करना, तो यहाँ पे x यूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे भी x आ जाएगा, क्योंकि हमें डेंसिटी x डिस्टेंस पे चाहिए ना, तो r की जगह पे x यूज कर लेंगे और ये dx आ जाएगा। इसकी लिमिट बच्चों 0 से लेके स्मॉल r तक लगाना, क्योंकि x का लिमिट हमें यहाँ से लेके सिर्फ यहीं तक जाना है, इस वाली लाइन तक। ठीक है, तो q इन जो आ जाएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 4 पाई ρ0। ठीक है, 3/4 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों r की पावर 3/3 के बराबर, माइनस का 1/r एक्स की पावर r की पावर 4/4। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास ना क्यू एन। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना एट एनी डिस्टेंस r के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 4 पाई ρ0 r की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, ये आ गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये बनेगा ना हमारे पास फॉर्मूला। 4 पाई से बच्चों 4 पाई उड़ा देना, ई एट आर जो आएगा ना बच्चों वो रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट r/4 माइनस का r स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। ठीक है, एक काम करो 4 भी कॉमन ले लो, तो ई एट आर जो आएगा ना वो रो r
डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का आर डिवाइड बाई कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। 1 माइनस का आर डिवाइड बाई कैपिटल आर के बराबर। सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये था बच्चों एक और अमेजिंग क्वेश्चन। इसमें अगर किसी को फिर भी डाउट रह गया हो, कुछ नहीं किया बच्चों मैंने ना, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अंदर अंदर वाला चार्ज चाहिए होता है, उसको हमें इंटीग्रेशन से पता करना होता है। तो मैंने अंदर एक एक्स रेडियस का शेल माना, dx थिकनेस का, उसका शेल का चार्ज लिखा, और फिर उसको मैंने टोटल चार्ज के लिए 0 से लेके स्मॉल r तक इंटीग्रेट कर दिया। टोटल चार्ज आ गया मेरे पास। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया के क्यू अंदर वाला दैट डिवाइड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो के की वैल्यू बस मैंने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दी है, क्यू की वैल्यू इंटीग्रेशन से जो है वो रखी है, डिवाइड कर दिया देखो स्मॉल r के स्क्वायर से। यहाँ पे जो स्मॉल r का स्क्वायर जो है ना, ये वाला, बस फिर इसको सिंप्लीफाई किया, फिर तो बस कैलकुलेशन करनी थी, बाद बाकी तो हो ही गया था। ये था बच्चों 10 क्वेश्चन। मजा तो आया होगा ना मतलब इन क्वेश्चंस को करने में। हर तरीके के क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं बच्चों। बढ़िया तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन होती रहे, यही कोशिश है मेरी बच्चों। हर दिन बच्चों जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे, उस टारगेट को फॉलो करते रहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि आपसे टेलीग्राम पे मतलब इसकी जो है ना शीट वगैरह मिस हो गई मतलब ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऐप में मैंने फ्री में जो क्रैश कोर्स वाला फोल्डर बना रखा है ना बच्चों, उस क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में एक फोल्डर बना रखा है जहां पे मैंने इन सारी की सारी शीट्स को बहुत ही सिस्टमेटिकली अपलोड कर रखा है। वहां से भी आप लोग जो इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।